जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुल मिला के ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स इतने खास आते नहीं है, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन बनाने को अगर पूछे तो कहीं से भी दे सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें पहला लॉ जो हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आ गया? एनसीईआरटी में चेक कर लेना, पहला लॉ यही दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों मुझे लगता है कि तुम लोग छोटी क्लास से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब पढ़ते आ रहे हो। तो ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, यानी कि आसान भाषा में अगर हम इसको लिखें तो मास इन अ केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन कैन neither be created and nor be destroyed। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये सिर्फ केमिस्ट्री में ही काम करता है, वो भी छोटे मोटे केमिकल रिएक्शंस तक सीमित है। समझ गए ना? अगर हम देखो ठीक से देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, याद है क्या पढ़ा था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another। याद है कि नहीं? तो बच्चों मास के बारे में मैंने लिखा है मास कैन neither be created nor be destroyed, है ना? पर बच्चों एक बात बताओ, E is equal to mc स्क्वायर का नाम सुना है कभी? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी। तो मास और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब ये लॉ तो फेल हो गया यहाँ पे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्वांटम फिजिक्स में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में काम करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था मास इन अ केमिकल रिएक्शन कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई दिक्कत? हम इसमें एक सेंटेंस और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ ऑल द reactants is equal to total mass of all the products in a chemical reaction। तो देखो यहां पर भी मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया। अच्छा, ये लॉ हमें किसने दिया है दोस्तों? ये लॉ हमें किसने दिया है? ये लॉ 1789 में हमको एंटोine लावॉइजर ने दिया है। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये डेट याद करने के लिए आप ऐसे सोच लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है? 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था वो, तो 1789 ऐसे याद कर लेना। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये बीकर है, इसमें है AgNO3 और एक और बीकर है, इसमें है NaCl, और इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो सपोज बन गया AgCl प्लस NaNO3। ये मैंने लिया 5 ml, ये मैंने लिया 5 ml और ये बन गया 10 ml। तो यहाँ टोटल मास कितना है? 10। इधर टोटल मास कितना है? तो कुछ क्रिएट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां तक कोई दिक्कत? अगला लॉ क्या है? पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर ना बोर्ड थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके बाद दूसरा लॉ मैंने यहां पर लिख दिया है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। और ये लॉ हमको किसने दिया है? जोसेफ प्राउस ने 1799। तो इसको याद कैसे करोगे? 1789 याद हो गया, उसमें 10 साल जोड़ दो, 1799 आ जाएगा, अगर सीक्वेंस में याद करते हो तो, ठीक है? तो इस लॉ में ये कहता है कि केमिकल कंपाउंड always contains same elements in a same elements combined in a definite proportion by mass। सबको समझ में आ गया? देखो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ा था कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, हाँ या ना? तो इसमें ये बोल रहा है कि केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक बार पॉज करते हैं। तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है, जैसे आप वाटर ले लो कहीं से भी, चाहे वो नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, या बारिश का पानी हो, या तालाब का पानी हो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सही है? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो अगर मैं एटम का रेशियो देखूं तो 2:1 है, लेकिन हम मास की बात कर रहे हैं, है ना? मास का रेशियो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और यहाँ 2 एटम है, तो मास कितना हुआ? 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 AMU। तो बच्चों 2:16 का रेशियो हो गया 1:8। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, किस मास रेशियो में कंबाइंड है? 1:8। और ये वाटर चाहे आप कहीं से भी ले लेना, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसी रेशियो में कंबाइन होंगे। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 1 एटम। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम। तो इसका मास कितना हुआ? 12। इसका मास कितना हुआ? 16 2 32। तो जब इसका रेशियो निकालोगे तो 6:16, 3:8। सिंपल होल नंबर रेशियो जो है वो 3:8 आ रहा है। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ 3:8 के मास रेशियो में कंबाइन होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा CO2। आई होप समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं तीसरे लॉ की तरफ। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछला वाला था डेफिनेट प्रोपोर्शन, अब है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है? ये लॉ हमको दिया था जॉन डाल्टन ने, नाम सुना है? इसका नाम तो सुना ही होगा, 1803 में इसने हमको ये लॉ दिया था। इसमें ये बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट when two elements combine to form two or more than two compounds, then the element which combine
with other element of fixed mass are present in simple whole number ratio। अब ये मैंने लिख तो दिया है, इसका मतलब क्या है वो समझने के लिए हमें इसमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने लिए दो एलिमेंट। इसने बोला था व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। इसको समझ के पढ़ते हैं। जब दो एलिमेंट्स व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए H और O। अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, और उनसे मिलकर, जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बने, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, तो H और O को मिलाकर बच्चों क्या बनता है? वाटर और पेरोक्साइड। इसको वाटर बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। दो बन गए। तो उसने ये बोला कि उन जो दो कंपाउंड बनेंगे उन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा। चेक करो किसका मास फिक्स है। सॉरी, पेरोक्साइड में H2O2 होता है, वाटर में का फॉर्मूला है H2O, पेरोक्साइड का H2O2। तो इन दोनों कंपाउंड्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स है? हाइड्रोजन। चेक करो, हाइड्रोजन का मास 2 AMU है। इसका मास 2 AMU है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तो फिक्स हो गया, इसका मास तो फिक्स हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। जब उसके मास का रेशियो निकालेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस एलिमेंट में उसका मास है 16 और इस एलिमेंट में उसका मास है 32। तो जब रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा। ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, अभी हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे, पर पहले इसको समझो जरा एक बार। When two elements combine to form two or more than two compounds, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ दो कंपाउंड बनाए वाटर और पेरोक्साइड, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा पक्का जिसका मास फिक्स होगा। उसको आप साइड कर दो। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का मास दोनों में सेम ही है 2 AMU, तो फिक्स हो गया, उसको आप छोड़ दो। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा बचा हुआ, उसका जब मास का रेशियो निकालोगे ना सभी एलिमेंट कंपाउंड्स में, तो वो होल नंबर का रेशियो आएगा। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन था 16, इसके अंदर था 32, तो उसका जब रेशियो निकाला ना ऑक्सीजन का दो अलग अलग कंपाउंड में, तो वो सिंपल होल नंबर का रेशियो आ जाएगा। तो यही तो बोला उसने, when two elements combine to form two or more than two compounds, then the element which combine with the other element of fixed mass, तो वो एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है फिक्स मास वाले के साथ आर प्रेजेंट इन सिंपल होल रेशियो, वो उपस्थित होगा सिंपल होल नंबर के रेशियो में। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने फिर से एक और एग्जांपल यहां पर लिया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लिखा है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि कितने एलिमेंट है? 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसने बोला था 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। ये लॉ वही काम करता है जब 2 एलिमेंट जुड़ करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो N और O मिलके आपस में कितने सारे कंपाउंड बना रहे हैं, और ये एग्जिस्ट करते भी है नेचर में। तो उसने कहा था कि इनमें से, इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास फिक्स होगा। तो चेक करो किसका मास फिक्स है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14 2 28 is to 16। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का हो गया 14 is to 16, 28 is to 16 3 is
48, 28 is to 64, 28 is to 80। भाई ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो जितने भी ऑक्सीजन है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों किसका मास तुम्हें फिक्स नजर आ रहा है? साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन का मास फिक्स है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ 14 है, तो एक काम करो ना यार, इसको कैंसिल कर दो, 2 से 14 और 8 आ जाएगा। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं 14 is to 8, 14 is to 16, इसको कैंसिल करोगे तो 14 is to 24, 14 is to 32, 14 is to 40। बच्चों देख लो यहाँ पर एक एलिमेंट का मास फिक्स है, उसको साइड कर दो, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, अगर आप रेशियो निकालो तो सिंपल होल नंबर आ रहा है 8, 16, 24, 32 ये। तो चेक करो 1:2:3:4:5। समझ में आया? 8 का टेबल आ गया ना, तो सिंपल होल नंबर का रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा? आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ, गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक में ये लॉ नंबर कौन सा है दिखाना? ये लॉ नंबर 4 है। हाँ ये रहा, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बहुत ही सिंपल है, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं ये क्या समझा रहा है। Whenever for similar conditions of pressure and temperature, whenever gases reacts with each other, for similar conditions of pressure and temperature, whenever gases react with each other, then the volume of reacting gases and as well as the product gases, the volume of product gases bears a simple whole number ratio. बच्चों को लग रहा होगा हर चीज में सिंपल होल नंबर का रेशियो आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? लॉ अलग अलग है, लेकिन ये बात याद रखना। इसमें वो ये कह रहा है गे-लुजैक कि मान लो हम 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। इस बार हम ऐसी गैसेस लेंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगी, बात समझ रहे हो? तो ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं, तो जो रिएक्टिंग गैसेस थी उनके वॉल्यूम का रेशियो और जो वो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट गैस न्यू गैस बनेगी उसका वॉल्यूम का रेशियो, इन तीनों चारों का जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनका रेशियो सिंपल होल नंबर का रेशियो बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई उसके लिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने कंटेनर लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस ली थी मैंने, इसमें हाइड्रोजन गैस ली थी मैंने, देखो इधर, और इधर मैंने क्लोरीन गैस ले ली, एक और मैंने चैम्बर, बॉक्स, डब्बा, कंटेनर, बीकर, कुछ भी कह लो, इसमें क्लोरीन गैस है Cl2 Cl2 Cl2
Cl2 समझ गए। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे मान लो H बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, H2 प्लस Cl2 से मिलकर क्या बनता है HCl, और 2 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, H2 में से H और H अलग होगा, Cl2 में से Cl अलग होगा, तो एक H एक Cl मिलके एक HCl बनेगा, और यहाँ 2 H और 2 Cl तो 2 HCl बनेगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाओ मुझे और बताओ कि यहाँ पर HCl के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। जबकि हाइड्रोजन के मैंने 8 मॉलिक्यूल लिए, क्लोरीन के भी, तो HCl के कितने बनेंगे 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? तो चलो मॉलिक्यूल्स का ही रेशियो निकाल लेते हैं। वैसे तो वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो देखो मैंने यहाँ पर कितने लिए थे 8 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे कितने है 16। रेशियो निकालना 1:1:2। क्या रिएक्टिंग गैसेस का और प्रोडक्ट गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो है सिंपल होल नंबर नहीं है, तो ये रेशियो तो तुम वैसे भी निकाल सकते थे 1:1:2। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो जब भी रिएक्टिंग गैसेस होती है ना, जो आपस में रिएक्ट करती हैं, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो सिंपल होल नंबर का होगा। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। इसी को बोलते हैं गियर-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो अगले लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि है एवोगैड्रो लॉ हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस लॉ या हाइपोथेसिस। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बस ये बोला जा रहा है कि जैसे ध्यान से सुनना, मैं एक चैम्बर लेता हूं, चैम्बर ले लो या वॉल्यूम ले लो, बॉक्स ले लो, जो ठीक लगे। ऐसे मेरे पास 10 बॉक्स हैं और उन 10 बॉक्सेस का सबका टेम्परेचर सेम है, सबका प्रेशर सेम है और सबका वॉल्यूम भी सेम है। तो जब मैं उसके अंदर 10 अलग अलग प्रकार की गैसें भरूंगा तो सबका नंबर ऑफ मोल्स सेम ही होगा। समझ में आ गया? तो उन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सभी गैसेस के सेम ही होंगे। समझ में आ गया? तो इसको मैं लिख के एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। अंडर सिमिलर conditions of pressure, temperature, volume, under similar condition of pressure, temperature, volume, all the gases contains equal number of मोल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे बॉक्स बना दो। इसके अंदर मैंने भर दिया आर्गन, इसके अंदर क्रिप्टन, इसके अंदर क्लोरीन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। अगर इन सभी बॉक्सेस का टेम्परेचर सेम हो जाए, प्रेशर सेम हो जाए और वॉल्यूम भी सेम हो जाए, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम हो जाए, तो हर बॉक्स के अंदर चाहे कोई सी भी गैस हो, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही रहेंगे। तो अगर इसके अंदर आर्गन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर भी 100, इसके अंदर भी 100, इसके अंदर भी 100, इसके अंदर भी 100। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? हाँ, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाते हैं
और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, सोच रहा हूँ वो आज ही करवा दूं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1803 या 1804 के बीच में। तो इसमें इसने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तुम लोगों ने शायद 9th क्लास में ये पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसमें उसने क्या बताया था, पहला पॉइंट, मैटर is made up of extremely small indestructible particle called atom। देखो किसी भी चीज की सबसे पहले ना थ्योरी आती है, उसके बाद उससे रिलेटेड मॉडल्स आते हैं, फिर वर्किंग मॉडल आते हैं, और फिर वो चीज़ें जब पूरी सत्यापित हो जाती हैं उसे हम किताब में डाल देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं या हम लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले एटम का मॉडल आया था थ्योरी, पहले थ्योरी आई थी, ठीक है, और थ्योरी हमें दी थी डाल्टन ने, ठीक। पहला पॉइंट वो कह रहा है कि इस दुनिया के जितने भी मैटर हैं वो एक बहुत ही छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। दूसरा पॉइंट, atoms of same element are similar in shape, size, nature, etc. भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ही एलिमेंट का एटम उठाऊंगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही तो होंगी। अब जैसे मान लो लोहा है, लोहे का मैं एटम निकालता हूँ, तो वो एटम आप लोहे का चाहे यहाँ से निकालो, चाहे तुम किसी दूसरे स्टेट से लोहा ले आओ वहाँ से निकालो, या चाइना से आप लोहे का कोई सामान ले आओ उसमें से निकालो, तो लोहे का जो एटम है ना वो सेम ही होगा, यानी सिमिलर सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो सिमिलर होगा। नंबर 3, एटम्स ऑफ different elements are different in shape, size, nature and composition। जिसको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया उसको थर्ड भी आ गया होगा। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका शेप, साइज, नेचर कैसा होगा, सेम होगा क्या, डिफरेंट होगा, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टुक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है या जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन होता है, एटम ही होता है, समझ गए। एटम्स ऑफ 2 or more elements combine in a fixed ratio to form a compound। क्या ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके, आज के ही लेक्चर में हमने पढ़ा था, एटम्स ऑफ 2 or more element combine in a fixed ratio to form a compound। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने ये बात पढ़ी थी, बस वहां पर ये बोल दिया था कि जो मास रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर होता है, हाँ या ना। तो ये बात डाल्टन ने हमको बहुत पहले ही बता दी थी, क्लियर हो गया। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना ही तो बनते हैं और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बता रहा, हाँ। और एक पॉइंट ये भी लिख लो, इन ए केमिकल रिएक्शन
atoms of different elements, different compounds rearrange with each other to form a new product. मतलब एटम्स ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था AgNO3 प्लस NaCl का, याद है? तो ये रीअरेंज ही तो हो रहे हैं। Cl चला गया Ag के पास, बन गया AgCl, और Na के पास चला गया NO3, बन गया NaNO3, खत्म। तो रीअरेंज ही तो हो रहे हैं एटम्स। तो ये बात हमको डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताई, जिसके कुछ पॉइंट्स हमने 9 में पढ़े थे, कुछ यहाँ पर पढ़ लो और इसको याद कर लो, ठीक है? ये तो मिटा दूंगा मैं। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। इसके बाद देखो, इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मास यूनिट, और कोशिश करेंगे स्टोइशियोमेट्री वाले पार्ट या कॉन्सेप्ट पढ़ सके। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हाट इज एन एटम एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। देखो ये सब तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से ही मिलकर बनता है। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं ना, फिक्स रेशियो, तब बनता है मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज एन एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not present in independently existence. मतलब ये अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एटम जैसे हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का, है ना, जैसे आर्गन है, क्रिप्टन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेंगे। मतलब नोबल गैस जितनी भी होगी ना, नियॉन हो गया या जैसे इस तरीके की जो गैसेस होती हैं, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेती हैं। पर ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो फिर मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या पार्ट of a compound which can exist independently. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर दो टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा? होमोजीनियस, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नाम से समझ में आ गया होगा, होमो एटॉमिक मतलब जो एक जैसे एटम से मिलकर बना है, जैसे O2 H2 O3, है ना, N2 Cl2 F2, और इस तरीके के और भी हैं, जैसे S8 हो गया, है ना, और सोचो Cl2 हो गया है, Br2 I2, और पीरियोडिक टेबल में अगर हम ढूंढे तो ये बस मेरे ख्याल से इतने काफी हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तुम देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम्स है वो मिलके बना है, वो सारे सेम ही हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है होमो एटॉमिक मतलब सेम टाइप के एटम जुड़े हुए। और हेटेरो एटॉमिक डिफाइन करूं या एग्जांपल लिख दूं? एग्जांपल काफी है। तो ये जैसे CO2 हो गया, तो आप देख सकते हो है तो ये मॉलिक्यूल, पर इसमें जो दो एलिमेंट है या दो एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो ये हो गया हेटेरो एटॉमिक, जैसे H2O, CH4, NaCl, NH3, N2O5, AgCl, ये सब आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट स्टार्ट करेंगे और उससे आगे का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।